आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर प्राकृतिक संसाधन के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। और स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो आप देखो अधिक सिंचाई, वहाँ पे क्या होता है, सिंचाई इतना ज़्यादा कर दिया जाता है कि भूमि जो है वो उसका ह्रास हो रहा है। फिर सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो ये उत्तराखंड में प्रचलित है। फिर एक ही मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो राजस्थान में है। उसी तरीके से मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो वो है एंड्रीन। फिर एक काली मृदा का दूसरा नाम है रेगूर मृदा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अच्छा सेम क्वेश्चन ही है, कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन ही है। फिर हम बात करते हैं जो लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतावे। इन मृदा में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, ये भी हमें लिखना है। तो आप देखो कि जलोढ़ मृदा का विस्तार बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, बंगाल इत्यादि राज्यों में है। इस मृदा में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का और दलहन इत्यादि की फसल उगाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन है कि समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। तो देखिए कि पहाड़ी ढलानों पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ीनुमा ढाल बनाकर की जाने वाली खेती को समुच्च कृषि कहा जाता है। इससे मृदा अपरदन को रोका जाता है। अब जैसे देखो यहाँ पहाड़ है, तो इस पर क्या है ना, हम ऐसे 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 करके इस पर क्या करने लगेंगे कि खेती करने लगेंगे। अब यहाँ से पानी गिरा तो वो इस पे आ जाएगा, फिर इस पे पानी गिरा इस पे आ जाएगा, मतलब पानी वेस्ट नहीं होता है। और क्योंकि पानी जब बहता है तो अपने साथ मिट्टी को भी बहाता है, तो इससे क्या होता है कि मृदा संरक्षण भी होता है। फिर पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि में कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। तो अब देखो कि पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि श्रेयस्कर मानी जाती है, जो फसलों के बीच घास की पट्टियाँ विकसित करके की जाती है। अब देखो कोई भी अगर आप मिट्टी उड़ रहा है ना हवा वाले, यहाँ पे देखो पवन अपरदन क्या होता है, जब एक जगह से हवा के माध्यम से मिट्टी एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाती है तो उसको ही हम लोग अपरदन कहते हैं। तो यहाँ पे अब देखो पवन अपरदन की वजह से मिट्टी चली जाती है, तो अगर हम उस पर पूरे पे पेड़ लगा देंगे, तो हम पेड़ बड़ा लगाने नहीं जा रहे, बस घास उगा दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि सब घास अपने जड़ से, मान लो ये घास है फिर भी ये अपने औकात के हिसाब से तो मिट्टी को पकड़े ही रहेगा। तो थोड़े थोड़े मिट्टी को अगर ये सब पकड़े रहेगा, इसी तरीके से बहुत सारी घासें हैं, तो वो मिट्टी को उड़ने से रोकता है। ठीक है, भारत के किन भागों में डेल्टा का विकास हुआ, वहाँ की मदा नहीं मृदा होगा। ठीक है, मृदा की क्या विशेषता है। तो आप देखिए कि भारत में गंगा नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में, महानदी कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियों द्वारा पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा का निर्माण हुआ, यानी दो जगह हुआ है, गंगा नदी से पश्चिम बंगाल में और इन तीनों चारों नदी से कहाँ पे, तो पूर्वी तटीय मैदान। तो यहाँ पे डेल्टा का निर्माण हुआ है। उसके बाद एक यहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है, विशेषता बताना है। तो आप देखो कि इन मृदा में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इन सब क्षेत्रों में कौन मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा। क्योंकि आप देखो कहीं पे भी जो नदी के द्वारा अगर मृदा है ना, तो वो जलोढ़ मृदा ही होती है। बस नई रहेगी तो उसको हम लोग नई जलोढ़ कहते हैं, खादर कहते हैं, और पुरानी रही तो इसको बांगर कहते हैं। तो और जो नई जरूरत होती, कोई भी चीज़ देखो, नया जब आप फ़ोन ही खरीदते हो तो वो ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा उसमें क्षमता होती है। तो उसी तरीके से जो नई जलोढ़ होती है उसमें उर्वरता क्षमता क्या होती है, वो ज़्यादा होती है खादर में, और बांगर में थोड़ी कम होती है। इस मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण के लिए किस प्रकार सहायक है। तो आप देखिए कि दो धान्य फसल के बीच एक दलहन की फसल को उगाना फसल चक्रण कहलाता है। इसके द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है, क्योंकि दलहनी पौधे की जड़ों में नाइट्रोजनी स्थिरीकारक जीवाणु पाए जाते हैं। ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, फसल चक्रण में एक बार समझा देते हैं। जैसे दो धान्य फसल, मान लो इधर में गेहूं उगा लिया, इधर मक्का उगा लिया, तो दोनों के बीच में अगर हम कोई दलहन उगा देंगे तो इससे क्या होता है कि फसल चक्रण बना ही रहता है। क्योंकि जो भी दलहन होते हैं ना, आप देखो कि उनके जड़ों में क्या होता है, तो वहाँ पे नाइट्रोजनी स्थिरीकरण, एक देखो कि कोई पेड़ उठा के देखना, गोल 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 मटर टाइप का पूरे जड़ में रहता है। तो ये क्या करता है ना कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनाए रखता है। फिर जल क्रांतता कैसे उपस्थित होता है, मृदा अपरदन की इसकी क्या भूमिका होती है। तो देखो कि जल अति सिंचाई से जल
क्रांतता की समस्या पैदा होती है। जैसे हमने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में ही देखा ना कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई। तो वही है कि अति सिंचाई से जल क्रांतता की समस्या पैदा होती है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसकी भूमि का निम्नीकरण हुआ है। जल क्रांतता से मृदा के लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसमें मृदा की उर्वरा शक्ति घटने जाती है और भूमि धीरे धीरे बंजर हो जाती है। जल क्रांतता एक बड़ी समस्या है जो मृदा अपरदन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। तो क्योंकि आप देखो यहाँ पे कि मृदा परितंत्र का एक प्रमुख घटक है, सही बात है। यह न केवल पौधों के विकास में माध्यम है, बल्कि पृथ्वी के विविध जीव समुदाय को पोषण भी करता है, क्योंकि जो पेड़ पौधे उसमें लगते हैं उसी का फसल तो हम लोग खाकर जिंदा है। तो मिट्टी तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही। मृदा में निहित उर्वरता मानव के आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करती है और देश की नियति का भी निर्धारण करती है। जहाँ पे खेती ज़्यादा अच्छा होगा वो देश की स्थिति अच्छी रहेगी। अगर जहाँ पे खेती लाकर, ऐसा नहीं कि वहाँ पे डेवलप नहीं होगा, जैसे आप देखो जापान में खेती नहीं होता फिर भी डेवलप है, मतलब ऐसे फिर भी देखो मतलब कि वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर लाइफ में जिंदा रहने के लिए 3 चीज़ चाहिए, ऑक्सीजन, पानी और खाना, तो ये इसमें आती है मृदा, है ना, उसके लिए उत्तरदायी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होती है, जो काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। मतलब आप देखो कि 1 इंच मृदा को आप बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो बहुत टिपिकल है। इसके नष्ट होने के साथ संपत्ति और संस्कृति दोनों ध्वस्त हो जाती है। मृदा को अपने स्थान की विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना ही भूक्षरण कहलाता है। यानी मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह चला जाना ही भूक्षरण होता है, चाहे वो पानी से गया हो, हवा से गया हो या कोई आदमी द्वारा ले गया हो। ठीक है। मृदा क्षरण के कई कारण जैसे वायु, जल और तेज बहाव, जल क्रांतता, अति पशुचारण है। जैसे अब मान लो जहाँ पे पशु बहुत ज़्यादा चढ़ने लगेंगे तो वो घास को तो खा जाएंगे, फिर मिट्टी बच जाएगा, फिर हवा उसको उड़ा कर ले जाएगी। ये फिर खनन, रसायनों का अधिक उपयोग, ये सब क्या करती है कि मानवीय अनुक्रियाओं द्वारा ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मृदा का दोहन, संक्षारण। फिर है कि वृक्षारोपण मृदा संरक्षण का सबसे बड़ा शर्त है या फिर सबसे बड़ा उपाय है। यहाँ पे पूछा ना उपाय लिखना है, सो जो मृदा को बांधे रखता है और इसकी पत्तियों से प्राप्त ह्यूमस मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखता है। जैसे देख लो यहाँ पे क्या है ना, एक पेड़ है, अरे यहाँ पे क्या है कि एक पेड़ है ना, ठीक है। अब क्या है कि पहली बात तो है कि इसकी जड़ें जो है वो मिट्टी को बांध कर रखेगी, पहला फायदा। और दूसरा है कि ये जो पत्ता इसका गिर रहा है ये मिट्टी में जाकर खाद बना रहा है, ह्यूमस बना रहा है, तो ये मिट्टी के लिए हेल्पफुल होता है। फिर है कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट करें। तो आप देखो कि भारत ने पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल होता है ना। हमारे यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में जानवर पाए जाते हैं, बहुत वेराइटीज़ के पाए जाते हैं, किंतु अस्थायी चारागाह की बहुत कम भूमि उपलब्ध है और जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं। हमारे पास जो चारागाह वाले भूमि, क्योंकि भारत में देखो दुनिया का दूसरा सबसे पॉपुलेटेड कंट्री आता है भारत, है ना, यानी यहाँ की जनसंख्या दूसरे नंबर पे आती है, बहुत बड़ी है। आप देखो मुझे लगता है कि जिस स्पीड से बढ़ रही है कुछ ही दिन में ये फर्स्ट नंबर पे भी आने लगेगी चाइना को हटाकर। तो ये आप देखो कि इतने ज़्यादा लोग को भूख भी लगेगी, खाएंगे कहाँ से, तो खेती करेंगे। तो अब वो अगर पूरे फील्ड में क्या कर रहे हैं, पूरे ज़मीन पर अगर खेती वाला चीज़ उगा रहे हैं तो जानवर को चढ़ने के लिए तो जगह बचेगा ही नहीं। और यही रीज़न है कि भारत में क्या है कि पशुधन की कमी है, अतः पशुपालन तो इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान उपलब्ध क्षेत्रफल का 54% भूमि तो कृषि योग्य है ना। अगर हम टोटल 100% भूमि, तो उसमें आधा से ज़्यादा तो कृषि योग्य है। आधे से ज़्यादा पे आप देखो घर होगा, आपका भी घर जरूरी थोड़ी कि वो बंजर भूमि पे है, उर्वरक भूमि पे भी हो सकता है। ये सब क्या है कि कारण बनता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का नगण्य योगदान का कारण जो है, आप देखो यहाँ पे उन्नत पशु नस्लों का अपर्याप्तता। हमारे यहाँ जो है देखो गाय हमारे यहाँ बहुत तरह की पाई जाती है, बट सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि कौन सी गाय दूध देती है तो वो जर्सी होती है, बट वो प्रॉपर इंडियन नहीं होती। उसको हम लोग क्या करना पड़ता है, तो उसको हम लोगों को हाइब्रिड द्वारा उसको मतलब
उसको क्या कृत्रिम तरीके से बच्चे पैदा कराना होता है। तो यहाँ ये हमारे पास कमी होती है। फिर चारागाह की भूमि की कमी होती है, वैज्ञानिक प्रणाली और तकनीकी की ज्ञान का अभाव होता है, बढ़ती जनसंख्या का अति दबाव है और पूंजी का भी अभाव है। तो यही सब रीजन है। यहाँ पे हमारा प्राकृतिक संसाधन भी कंप्लीट हो जाता है चैप्टर। बाय बाय, टेक केयर। इससे आगे का आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जल्दी से जाके वहाँ से वो भी कंप्लीट कर लो। बाय बाय।